नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसका क्या भविष्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लोगों के सपने थे, आकांक्षाएं थी, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं भी हुई। लेकिन उस दौर के लोकतंत्र में, मैं 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ, उस दौर में बाय एंड लार्ज लोग बाय रूल्स ऑफ द गेम खेलते थे। मतलब कि अगर कोई गलत काम हुआ हो तो निष्पक्ष तरीके से जांच भी होती थी, बाय एंड लार्ज। ये तो नहीं कि हर मामले में निष्पक्ष जांच होती थी। बाय एंड लार्ज गवर्नर अपना कर्तव्य निभाते थे। बाय एंड लार्ज इलेक्शन कमीशन भी अपना कर्तव्य निभाता था। बाय एंड लार्ज जो हमारा संघीय ढांचा था वो भी लगभग सही तरीके से चल रहा था, और इतनी करवाहट राजनीति में कभी नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद वो ढांचा बदल गया, और किस हद तक बदला, कैसे बदला, क्यों बदला, किसकी वजह से बदला, और उसके नतीजे आज क्या हैं, ये एक चर्चा का विषय है। और इसलिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तो इन्होंने जो गुजरात मॉडल, जो इनके दृष्टिकोण से बड़ा सक्सेसफुल रहा, वही मॉडल इन्होंने केंद्र में अपनाया। उसके आधार पे इन्होंने मीडिया पे कब्जा कर लिया। इन्होंने तय किया कि गवर्नर जो मैं कहूँगा वो करेगा। वो संविधान कुछ कहे ना कहे, अगर कोई असेंबली बिल पास करे तो गवर्नर उनको रोक देगा, और गवर्नर कभी भी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। हम कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार हो, उसको हम गिरा सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं। अगर कोई 10वीं शेड्यूल, 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोर्ट जाएगा तो वहाँ फैसला लटकाया जाएगा। 5 साल बीत जाएंगे तब तक इशू ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ में हमारी जो वित्तीय ताकत है केंद्र की, उसके आधार पे हम, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ हम प्रोजेक्ट नहीं, पैसा नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें केंद्र से हो रही हैं, और इसका जो नतीजा ये है कि जो डबल इंजन सरकार की ये बात करते हैं, लगभग कई प्रदेशों में आज भी डबल इंजन सरकार है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, और आज के दिन तो राज्यसभा इनके पास कोई लगभग 106 से 113 लोग हैं। अभी इन्होंने 7 लोग तो आपसे ले लिए, और उसका भी कोई चर्चा नहीं है मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई चर्चा नहीं है उसके बारे में। कोर्ट में जाओ तो कोर्ट भी सही, मैं सोचता हूँ कभी कभी हमें कुछ लगता है कि ठीक नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा तो हम कह भी नहीं सकते। तो अगर कोर्ट अंपायर का अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभाएगा, इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट बन जाएगा, गवर्नर एजेंट बन जाएगा, तो हमारा संविधान का क्या होगा। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मैंने ख़ास आज एकेडमिक्स के साथ चर्चा करने का मुझे मौका मिला है, और मैंने चाहा कि इनके नज़रिए से क्या लगता है। मृदुला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप तो एक बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन हैं, और आप एक स्कॉलर हैं। रोल ऑफ पेजेंट्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें आपने बहुत काम किया है। आप डायरेक्टर रहीं, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी की डायरेक्टर रहीं। आपके माता पिता भी टीचर हिस्ट्री के थे। आपने LSR से अपनी डिग्री ली, JNU में गई, और फिर वहीं PhD आपने की, फैकल्टी ऑफ सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, कि आप प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हैं, चेयरपर्सन ऑफ द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ रही। कई आपने किताबें लिखी हैं, और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे आपने किताब लिखी, और सिविल लिबर्टीज़ और राइट्स, लोगों के जो हक हैं उनके बारे में आप हमेशा जुड़ी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। पुरुषोत्तम जी, थैंक यू वेरी मच।
क्या मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूँ? एकेडमिक हैं, राइटर हैं, क्रिटिक हैं, हिस्टोरियन हैं, और अपना भक्ति पोइट्री पे आपने, कबीर की वर्क्स पे आपने बहुत काम किया है। हिंदी लिटरेचर के आप माहिर हैं। पीएचडी आपने 1985 में जेएनयू से की कबीर की भक्ति के विषय में, और फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर रहे जेएनयू में, फिर प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन ऑफ सेंटर भी आप भी बने 2003 से लेकर 2007 तक। विजिटिंग स्कॉलर, प्रोफेसर ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ एट कैम्ब्रिज, मेंबर ऑफ यूपीएससी। हमारी एनसीईआरटी की किताबों में आपने बहुत काम किया है, और फिर आपने किताबें, बड़ी दिलचस्प किताबें लिखी हैं कबीर की कविता के बारे में, और कौन है भारत माता इसके बारे में, और अभी हाल ही में मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, उस पे बारे में आप लिखे। तो वो एक मोनोग्राम है, सुना है जी, छोटी सी किताब, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहा, और ख़ास तौर में आप हर बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं कई चीज़ों में आप, तो थैंक यू। रक्षनंदा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जब आपका बायोडाटा देख रहा था तो मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि मुझे ये पहचान नहीं है कितनी किताबें आप लिख चुके। 25 तो मैंने देखी हैं, किसी ने सुना नौकरी दे दी होती तो हम भी नॉर्मल आदमियों की तरह 25 किताबें आपने लिखी, 50 एकेडमिक पेपर लिखे, और आपने 1987 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर रही। देन फिर आपने पब्लिशिंग हाउसेज में बड़ा काम किया। टाटा मैग्रॉ हिल में काम किया आपने, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर पब्लिकेशन डिवीजन में काम किया, फिर जामिया में गई, फिर सीनियर एसोसिएट इन द काउंसिल ऑफ फेलो ऑफ द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, और फिर एडिटेड अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। देन आपने एक किताब लिखी है पिजन्स ऑफ डोम, स्टोरीज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, फिर इनविजिबल सिटी दिल्ली के बारे में, और फिर आपने कई ट्रांसलेशन किया, शॉर्ट स्टोरीज की ट्रांसलेशन, पीएचडी इन प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट एज रिफ्लेक्टेड इन द उर्दू लिटरेचर, फिर बायोग्राफीज लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। तो मिताली जी, आपसे शुरू करते हैं। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, आपका क्या नज़रिया है? मुझे लगता है कि इस वक्त हम एक बहुत ही, जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, उस पॉइंट पे हैं, एक टिपिंग पॉइंट पे हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि टिपिंग पॉइंट के दूसरी तरफ भी पहुंच गए हैं। अच्छा। और वापस आना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी असंभव है, क्योंकि शायद मैं बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हूँ, तो इसलिए नहीं कहने को तैयार हूँ अभी, पर उसके गहरे कारण भी हैं कि क्यों नहीं कहूँगी। पर सर्टनली जो इस वक्त क्राइसिस है, जहाँ हम आ गए हमारे लोकतंत्र को, जो डेमोक्रेसी का इस वक्त सिचुएशन है, खासकर ये हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, पहले भी हुए हैं, बहुत गड़बड़ें हुई हैं पिछले, जैसे आपने बताया कि 2014 से ही दौर तो चल रहा है। गुजरात मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन कह लीजिए, आरएसएस मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन कह लीजिए, तो क्राइसिस तो बढ़ता ही जा रहा था। पर 2024 में कुछ उम्मीद की किरणें ज़रूर दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस वक़्त लगा था कि देश में कुछ ऐसे शक्तियां हैं कि जो लोगों के असली जो कंसर्न्स हैं उसको लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने एक अच्छा मतलब अच्छा एक फाइट दिया, और काफ़ी हद तक जो थे लोग रिस्पॉन्ड भी किए, और वो इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट हुआ। पर उसके बाद हमने फिर से देखा कि जो रिजीम है, जो पावर में है, जो लोग, वो तो एकदम से उसको रिवर्स करने में लग गए। पर शायद जो लोग दूसरी तरफ थे वो थोड़े कंप्लेसेंट हो गए कि अब हमारा आगे का रास्ता खुल गया है, और जिस ज़ोर से और जिस सीरियसनेस से उस मौके को बढ़ाना चाहिए था, उसको वाइडन करना चाहिए था, शायद हम लोग नहीं कर पाए। नतीजा अब जो आया है, मेरा ये मानना है कि इस वक्त ये जो इलेक्शन हुए हैं, और ख़ासकर बंगाल में, इसको इलेक्शन कहना बहुत मुश्किल है इन एनी सेंस ऑफ द टर्म। मतलब हम हिस्टोरिकली स्टडी करते आए हैं कि इंडिया में कैसे इवोल्यूशन हुआ डेमोक्रेसी का, इलेक्ट्रल सिस्टम कैसे बना, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सैक्रिफाइसेस करी डेमोक्रेसी को लाने के लिए, सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए नहीं। 200 साल पहले राम मोहन रॉय ने अंग्रेज़ों के साथ
स्टैंड लिया और कहा कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज टू बी गिवन, वो लड़े उसको लेके। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जेल गए फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए। लोकमान्य तिलक 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट उनको तो वो हुआ। तो खुद सब एडिटर थे वही न्यूज़पेपर तो के। सभी तो महात्मा गांधी को उन 22 में जो है सेडिशन के लिए, वो भी इसलिए कि उन्होंने उनके यंग इंडिया में उन्होंने 2 ऐसे आर्टिकल लिखे थे जो कि बिल्कुल सेडिशस माने जाते। तो बहुत लंबी कहानी है जो हमने प्रेस की आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने लड़ी, और फिर उसका पूरा मकसद यही था कि आज़ादी के बाद एक फुल पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि प्रॉमिस तिलक के टाइम से हो रही थी। 1895 में तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल पब्लिक में पारित नहीं किया, चलाया, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज की बात ऑलरेडी आ गई थी, जबकि दुनिया में अभी एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत दूर था। और फिर नेहरू रिपोर्ट में महिलाओं को वोट मिला जो एग्जैक्टली, और नहीं, नेहरू रिपोर्ट में और फिर जो कराची रेजोल्यूशन है उसमें तो बिल्कुल साफ। सो 28 1931, ये तो तब तक तो कांग्रेस ने और नेशनल मूवमेंट ने और ऑल पार्टीज ने ये मान ली थी, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बिल्कुल साफ आ गई थी बात। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज हमने प्रॉमिस किया था, उसको अगर आज हम वापस ले रहे हैं तो हमारी 92% लोग वोट किए 92% जी हाँ किए, और 90 लाख ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग जो है उनके आपने वोट काट दिए। मैं कई बार ये सोचती हूँ, आयरलैंड की पॉपुलेशन 5 मिलियन के आसपास है, तो 2 आयरलैंड के बराबर लोग जो हैं आपने एक स्टेट में, वो कंट्री भी नहीं है, वो एक स्टेट है हमारी, जिसमें आपने काट दिया। उसमें 30 लाख तो कहते हैं ठीक ठाक थे, 60 लाख जो भी है, इशू ये है आपने समय दिया, उसमें प्रोसेस फॉलो करने के कोई प्रयोजन थे। आपने लोगों को जो कहा कि आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दीजिए, इस देश में कितने लोग हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरना जानते हैं, ठीक से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? फिर आपने उनको कितने दिन दिए? ट्रिब्यूनल बैठे ही नहीं थे जिस दिन पहली वोटिंग हो गई थी। तो एक पूरा तो आपके हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन का मामला है ये बहुत सीरियस है। और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, इलेक्शन कमीशन किसके कहने पे बात कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कोई हवा से या हेवन से तो गिर के यहाँ आया नहीं है। आई मीन इट्स पार्ट ऑफ अ होल सिस्टम। और मैं एक चीज कहूंगी कि एक पूरा जो जैसे 1951-52 के जो पहले इलेक्शन थे, उसमें अगर हम थोड़े से उनके दस्तावेज देखें उस वक्त के, कॉन्वर्सेशंस बिटवीन नेहरू, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, वो सारा जो उस वक्त था, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस थे, यू मस्ट ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एक भी आदमी छूटे ना, ये नहीं कि एक भी गलत आदमी अंदर आए ना, ये जरूरी नहीं कि उसमें भी गलत आदमी थोड़े बहुत नहीं आए होंगे, पर एक पर्सपेक्टिव है कि ये हमारी जनता है, ये हमारा देश है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक भी आदमी छूटे ना। हमारा अमेरिकन सिस्टम नहीं है दैट यू हैव टू कम एंड रजिस्टर एज अ वोटर। You are a resident, you are a citizen of this country. By virtue of that, आपका हक है। और अगर एक भी आदमी का हक गया, मैं मानती हूँ, तो ये इलेक्शन इलेजिटिमेट है। तो ये बताइए मुझे पुरुषोत्तम जी कि ये ठीक है, चलिए, पर इसका जो ये तो एक उदाहरण है कि किस तरह से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, लेकिन इसके जो निचोड़ क्या है, इसके पीछे जो सोच क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले ये हम ध्यान में रखें कि 27 लाख वोटर्स कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि उनका वोट वाकई हो सकता है ना हो, लॉजिकल ये तो नहीं, ये तो सरकार मतलब इलेक्शन कमीशन और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 27 लाख लोगों के केस में कुछ दम है। मुझे सारे सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक टिप्पणी लगी है वो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि वो लोग इस बार वोट नहीं दे पाए तो अगली बार दे लेंगे। यानी जैसे वोट देना जैसे गोया कोई मेले में जाना है कि इस हफ्ते आप हाट में नहीं जा पाए तो अगली बार हाट में चले जाइएगा। आइसक्रीम कल खा ये आप इसमें कपिल जी जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि टॉप इंस्टीट्यूशंस में आप कॉम्प्लेसेंसी वगैरह की बात हो रही थी, अभी अपोजिशन की कॉम्प्लेसेंसी उस पर अलग से बात मैं करूंगा, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूशंस में जो एक नेग्लिजेंस फॉर द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। अरे ठीक है भाई, यानी हेल्दी डेमोक्रेसी अगर ये होती तो ये होता कि चुनाव 6 महीने टाल दिए जाएंगे, लेकिन इन 27 लाख केसेस का तो निपटारा होगा, इसमें कितने जेन्युइन है कितने नहीं है ये निपटाया जाए पहले, फिर हम वोट करेंगे। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक वाइडर मेलेडी का सूचक है, और वो ये है
देखिए, एक बात हम बहुत अच्छी तरह समझ लें, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी या कोई भी सिस्टम हो, वो केवल लिखित नियमों से नहीं चलता। आप जानकार हैं कानून के, आप मंत्री रहे हैं। एक चीज़ होती है नॉर्म, एक होती है मर्यादा, और ये हम अपने सामाजिक व्यवहार में भी देखते हैं। कोई लिखित नियम नहीं है कि आप अपने टीचर के सामने स्मोक नहीं करेंगे, लेकिन आमतौर से हमारे देश में लोग टीचर के सामने स्मोक नहीं करते, पिताजी के सामने स्मोक नहीं करते। देयर इज नो रिटन लॉ, लेकिन एक लिहाज जिसको कहते हैं, एक नॉर्म होते हैं, मर्यादा होती है। और ये केवल सोशल रिलेशंस में नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, और तमिलनाडु में जो हो रहा है। यानी भी गवर्नर का जो काम है, वो लिखा जो भी हो, लेकिन अभी तक की एस्टेब्लिश प्रैक्टिस ये है कि आप दावा कर रहे हैं, आपके पास बहुमत होने का है, बहुमत से कुछ कम का दावा है, बनाइए सरकार और 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में साबित कीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन यहाँ उनको पूरे दस्तखत 118 चाहिए। अब जो मैं बात कह रहा हूँ सर, जब कुशियारी जी ने महाराष्ट्र में वो तो सुबह 4 बजे बना दी थी सरकार, सुबह 4 बजे बना दी समय थी। तो कोई ऐसी बात थी नहीं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब मैं आता हूँ उस बात पर जो मुख्य चीज़ है, जो आपने कहा कि इसके पीछे क्या है। देखिए, अपोजिशन की कॉम्प्लेसेंसी केवल ये नहीं है कि वो चुनाव को लेकर 2024 को लेकर ये हो गए। कॉम्प्लेसेंसी ये है कि अभी तक इस मुल्क में ज़्यादातर लोग जो डेमोक्रेट्स हैं, वो असली डिजाइन को या तो समझते नहीं है या जानबूझकर इग्नोर करते हैं। ये सब जो है बेसिकली, एक बात हमें साफ तौर से माननी चाहिए कि एट द मोमेंट इन दिस कंट्री आरएसएस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ वेरी क्लियर कट प्लान फॉर फ्यूचर, विच हैज अ पर्सपेक्टिव। वो 2012 और 2014 और 2016 के हिसाब से काम नहीं करती है। एक पर्सपेक्टिव है, उससे आप असहमत हो, जो भी हो, मैं घोर असहमत हूँ उससे, बट आई हैव टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि दे हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया एंड अ रोड मैप ऑफ मेकिंग हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, इंडिया इज हिंदू राष्ट्र, दिस इज एज सिंपल एज दैट। किस अपोजिशन पार्टी के पास इस तरह का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है? कभी आप किसी एक आइडेंटिटी को लेकर शुरू हो जाते हैं, कभी आप किसी एक लैंग्वेज को लेकर शुरू हो जाते हैं, कभी कोई डेमोक्रेटिक राइट का सवाल आ जाता है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव कहाँ है? कभी आप कहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इसका क्या मतलब निकलेगा प्रैक्टिस में? पारसियों का और सिखों का क्या होगा? टू पुट इट वेरी ब्लंटली, अगर ये लॉजिक लगाया जाए तो इस मुल्क की 2 सबसे सफल और रिकॉग्नाइज्ड और रेस्पेक्टेड कम्युनिटीज, वो कहाँ फिट होती हैं इस पैराडाइम में, जितनी जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी वाले में? फिर आप कभी कोई इशू ले लिया, कभी कोई इशू ले लिया। वेयर इज द ऑल्टरनेटिव टू द प्रोजेक्ट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म? कहाँ है वो इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म? उसकी पॉलिटिक्स कहाँ है? जैसे एक जमाने में दादा धर्माधिकारी ने मानवनिष्ठ भारतीयता कहा था, ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म। ये हम याद रखें कि ये फ्रेज 1948 में इस्तेमाल किया गया था। उस समय सन 45 तक दूसरे महायुद्ध के कारण बहुत सारे पढ़े लिखे और डेमोक्रेटिक चेतना के लोगों के बीच में नेशनलिज्म हैड बिकम अ सस्पिशियस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब हिटलर, नेशनलिज्म का मतलब तोजो और मुसोलिनी। तो दादा धर्माधिकारी ने फ्रेज इस्तेमाल किया ह्यूमन, मानवीयता जिसमें अंतर्निहित है। और ये उसी फ्रीडम मूवमेंट का लॉजिकल कल्मिनेशन था, जिसमें ये था कि हिंदुस्तान का हर आदमी जिसकी इतनी उम्र है, उसका मजहब कोई हो, उसकी जात कोई हो, उसका अकीदा कोई हो, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई हो, वो इस देश का नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार है। ये एक सिंबॉलिक सी और नाटकीय सी बात लगती है, लेकिन अभी अभी तमिलनाडु में मैं देख रहा था कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सज्जन 1 वोट से हारे। एक बहुत मशहूर किस्सा बहुत पहले का है, राजस्थान के कांग्रेस नेता सीपी जोशी 1 वोट से हार गए थे, और उसमें आयरनी ये थी कि वो वोट उनकी पत्नी का था, वो वोट देने नहीं गई थी किसी वजह से, और जोशी जी हार गए। नहीं, लेकिन देखिए सिवल साहब, जो बात मैं कह रहा हूँ, 1 वोट से चुनाव में हार जीत हो जाती है, केवल फिल्मी कहानी नहीं है, 2 घटनाएं हमारे सामने हैं। और ऐसी हालत में ये कहा जाना और इस पर कोई प्रॉपर आउटरीच ना होना इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, मीडिया में, कहीं भी, कि 27 लाख लोग, कोई बात नहीं, अगले साल देखा जाएगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन है और ये जो टोटल नेग्लिजेंस ऑफ नॉर्म्स, मर्यादाएं, और जो इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली खत्म किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो और कोई इंस्टीट्यूशन हो,
डेमोक्रेसी को खत्म करना अगर आपको है किसी भी मुल्क में, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो अपनी एक यही तो गुजरात इंटीग्रिटी है, मॉडल था, यही तो गुजरात मॉडल यही था। गुजरात मॉडल था और यही ट्रंप मॉडल है। और ये संयोग थोड़ी है कि ट्रंप साहब इस देश में अभी भी बहुत सारे लोगों के आदर्श हैं। तो भाई आपको बताऊं, मैं अभी शुभेंदु अधिकारी ने एक भाषण दिया था अभी, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को वोट करना चाहिए, नहीं तो ये बांग्लादेश बन जाए। हाँ बिल्कुल। ये तो देखिए कहते ये हैं। तो देखिए सीधी सी बात है। अरे मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने ट्विटर पर, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सज्जन जो उस तरह के राइट विंग इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा था कि बंगाल में कश्मीर की तरह परमानेंटली कुछ अरसे के लिए सेंट्रल रूल कर दिया जाना चाहिए, डिप्टी गवर्नर होना चाहिए व लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए, और उसकी स्थिति जो है वो मतलब केंद्र शासित वो प्रदेश बात होनी चाहिए। घुसपैठियों की करते थे, किसी घुसपैठिया निकला अभी तक कोई? सवाल घुसपैठिए का नहीं है, सवाल 30% आबादी का है, टू पुट इट वेरी ब्लंटली। हाँ बिल्कुल, यही तो पश्चिम बंगाल में 30% आबादी उनके हिसाब से संदिग्ध लोगों की, उनके हिसाब से उन लोगों की है जो भाई वर्च्यू ऑफ बीइंग मुस्लिम्स, जिनका पेट्रियटिज्म संदिग्ध है, जो नेशन का हिस्सा नहीं हो सकते, फॉर द सिंपल रीजन दैट इंडिया इज हिंदू। तो दैट डिवाइड ऑन रूल वो शुरू जो अंग्रेज करते थे, इन्होंने उसका एक नीति बना दी और मानसिक डिवाइड एंड रूल कर दिया इन्होंने। और इसलिए देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, इसमें मेरी चिंता ये नहीं है कि उन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्हें तो करना ही था। मैं फिर से कहूँगा कि इस स्थिति में इस पर थोड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से कांग्रेस, लेफ्ट, सोशलिस्ट पार्टी के बहुत सारे जो इस समय रूप हैं, सपा और आपका जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और बसपा जैसी जो दलित पार्टियां या अम्बेडकरवादी पार्टियां, सोचना उनको चाहिए। वो तो, उनके लिए सोचने वो की तो बात। भाजपा का साथ दे रहे हैं, आपको मालूम है क्यों? यही तो प्रॉब्लम है ना। तो फिर इसीलिए फिर जो मैडम कह रही थी, वो जिसको कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म ऑफ सोल और ऑप्टिमिज्म ऑफ आत्मा, वो तो मुझ में भी है, लेकिन विवेक मेरा उस ऑप्टिमिज्म को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं साथ पाता। इसीलिए जो आपने कहा बहुत चिंता की कि बात इस देश में ये सच्चाई है, अभी डीएमके के प्रति लोगों की बड़ी सहानुभूति और स्टालिन ने जिस तरह ग्रेसफुली डिफीट एक्सेप्ट की होनी भी चाहिए, बट इफ यू टॉक इन टर्म्स पॉलिटिक्स, तो डीएमके भी बीजेपी के साथ रह चुकी है सरकार में, ममता जी बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी हैं, ममता बीजेपी को अपना नेचुरल एली कह चुकी हैं, और बीजेपी के और आरएसएस के अखबार ममता जी को देवी दुर्गा कह चुके हैं। तो ये किसने नहीं किया है? प्रिसाइसली यही मेरा पॉइंट है कि आपको लगता है कि अभी सरकार बना ली, चलो अगली बार देखा जाएगा, इस बार बीजेपी के साथ, अगली बार कांग्रेस के साथ, इस बार किसी के साथ। बीजेपी जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, बीजेपी की सारी स्ट्रेटेजी वहाँ से आती है। मोदी जी के ज़माने में वो बहुत एग्रेसिव हो गई है और सारी इंस्टीट्यूशंस वगैरह के प्रति बहुत इनसेंसिटिव हो गई है, लेकिन एसेंशियली जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो बहुत क्लियर है, और वो है हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिज्म का। जब तक आपके पास, और वो एक इमोशनल मामला है, फ्रैंकली उसको आप नकार नहीं सकते, वो अपील करता है लोगों को, किसी को भी अपील करेगा, और उसमें फिर इस तरह के तर्क आ जाते हैं कि मुसलमान, उसका ढांचा, उसका जो बुनियाद होगा वो तो नफरत होगा ना। फिर तो नफरत आपको, सर आप इतने बड़े वकील हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में नफरत के बिना बहुत कुछ हो जाता है? नफरत तो करनी ही पड़ती है। कुछ लोग कुछ चीज़ों से नफरत करते हैं, कुछ चीज़ों से करते हैं। ये आप नहीं मान सकते कि ज़िंदगी केवल मोहब्बत से चलती है। नफरत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लोकतंत्र ह्यूमन तो साइकोलॉजी। मोहब्बत से चलना चाहिए। लोकतंत्र में भी कुछ चीज़ों से नफरत की जानी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी से, इनसे की जानी विरोध, चाहिए। नफरत नहीं, विरोध। नहीं सर, सॉरी, ठीक है आप विरोध कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। द पॉइंट इज कि देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑन विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, नफरत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, आई विथड्रॉ इट, ऑल राइट, आई विथड्रॉ इट। द पॉइंट इज कि देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑन विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। आई एग्री विद देयर आर सर्टेन थिंग्स फॉर विच यू हैव टू प्रोवाइड अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। दैट इज ट्रू। मेरे हिसाब से इस समय हिंदुस्तानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि देयर इज नो क्रेडिबल and no practicable looking alternative to the idea of Hindu nationalism। और जब तक वो आप डेवलप नहीं करते, 2024 में आप जीत गए, मतलब उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, आप इसको अपनी जीत मान लीजिए, खुश हो जाइए। बंगाल को लेकर आप दुखी होते रहिए, तमिलनाडु को लेकर दुखी होते रहिए, चाहे तो केरल को लेकर खुश हो जाइए। हालांकि मैं लेफ्ट को हरा के कांग्रेस आई है, कोई तीर मारने वाली बात है नहीं वहाँ। द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू। द प्रॉब्लम इज दैट lack of a proper holistic view of
इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म, उसके बिना कुछ नहीं। चलिए रखनंदा जी, जी। आपके विचार। सर मैं ये सब बातें सुन रही हूँ और मुझे याद आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले टीवी पे हमने देखा कि एक सज्जन जो भवानीपुर से और नंदीग्राम से इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने खुल के साफ अल्फाज में कहा कि एक्स कम्युनिटी ने मुझे वोट दिया है, मैं एक्स कम्युनिटी के लिए काम करूँगा। वाई कम्युनिटी ने मेरे ऑपोजिशन को वोट दिया है, मैं वाई कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं सोचूंगा। तो अब हम डेमोक्रेसी, तो अब तक हम जो टेक्स्ट बुक से पढ़ के आए थे और जो हमारी सोच थी हुई थी कि जब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी यानी पार्लियामेंट में जब आप आते हैं तो आप अपने सारे अपनी कंस्टिट्यूंसी के सब लोगों के लिए बात करते हैं। वो 30% हैं या 20 हैं या 10 हैं, ये अलग बात है, बट whoever is in your constituency, you represent their rights. Are we looking at a time, and we are, I mean, it's no longer a question, we are looking at a time when we will have people sitting in parliament saying, I'm only here to safeguard the interests of those who have voted for me. Is this ये हो रहा है, प्रैक्टिकल बिल्कुल हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं पार्लियामेंट में, बहुत साफ तरह से ये पिक्चर हमारे सामने आ रही है। तो आपका जो आज का डिबेट है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे लगता है इसको समझने के 2 ही तरीके हैं। एक तो बड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स, जिसमें डर ये है कि कभी कभी वी बिकम स्लाइटली हिस्टेरिकल ओवर द टॉप। दूसरा ये कि इसको रैशनलाइज करें, लेकिन उसमें भी एक बड़ी चैलेंज है, हाउ डू यू रैशनलाइज द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। दिस इज द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। तो अब हमारे जैसे तो आप लोग, दोनों मुझे बताइए, इमोशनल रिस्पांस भी नहीं दीजिए सर, और रैशनल भी इमोशनल दीजिए। रिस्पांस तो मैं क्या दूं, वो तो सोशल मीडिया आपको देता रहता है। मैं बाय ट्रेनिंग एक लिटरेरी हिस्टोरियन हूँ, मेरा काम है उस इंटरसेक्शन को देखना जो लिटरेचर और हिस्ट्री का है। मैं उसको टटोलती हूँ और वहाँ से कुछ जो भी सबक हासिल होता है उसको अपने रीडर्स तक ले जाने की कोशिश करती हूँ। और जैसा आपसे बता रही थी शुरू में, मैं आजकल बायोग्राफी लिख रही हूँ हसरत मोहानी की। हसरत मोहानी शायर थे, आप जानते होंगे, आखिर बड़े गज़ल के शायर थे, करियर पॉलिटिशियन थे, यानी वो पॉलिटिशियन ही थे, उनके पास और कोई काम नहीं था। और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। 2 साल 9 महीने इस शख्स ने हर डिबेट में पार्ट लिया। फेडरलिज्म के बहुत यकीन रखते थे। उनका तो यहाँ तक कहना था, जब प्रियम्बल पे डिबेट्स चल रहे थे तो सबसे ज़्यादा इनके इंटरजेक्शंस मुझे दिखते हैं जब मैं वो पढ़ती हूँ। उनका तो यहाँ तक कहना था कि वी शुड नॉट बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी शुड बी अ सॉवरेन फेडरल रिपब्लिक। अब हम इस स्टेट में तो नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बातें करें, वो तो किसी के पास वो मेजॉरिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ, पर दूसरे तरीके दूसरे तरीके, मतलब इस तरीके से नहीं होगी, किसी और तरीके से होगी। लेकिन जो हसरत बात कह रहे थे उसमें दम है। हमें रीजनल पार्टीज़ को अगर किसी तरह से दिल्ली में बैठ के हम एक बहुत ही दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिक्स की अप्रोच देखते हैं, लेकिन जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं, जो हसरत के ज़माने में जिनको प्रोविंशियल पार्टीज़ कहा जा रहा था, आज हम उन्हें रीजनल पार्टीज़ कह रहे हैं, किसी तरह से ये मजबूत हो जाएं, तो ये जो डबल इंजन सरकार है, जो डबल इंजन सरकार, जहाँ तक तो बिनाइन उसका एक फेज़ था कि एयरपोर्ट्स हमने बहुत अच्छे कर दिए डबल इंजन सरकार में, सड़कें हमने बहुत अच्छी कर दी, लेकिन अब वो बिनाइन फेज़ तो नहीं है। अब तो डबल इंजन सरकार हर चीज़ डिसाइड कर रही है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ फूड इज़ पॉलिटिक्स, वहाँ डबल इंजन सरकार आपसे कहती है कि यूपी में 2 दिन पहले आपने शायद देखा हो, एक अपने आप में वो बहुत अच्छी स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट हम एक फूड लेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट से उसको मंसूब करते हुए उसकी मार्केटिंग करेंगे, यानी मथुरा के पेड़े और फलानी जगह की गज़क और फलानी जगह के ये, बट इट्स एन ऑल वेजिटेरियन मेन्यू। ऑल द आइटम्स ऑन दिस गवर्नमेंट लिस्ट आर वेजिटेरियन। सो नो टुंडे के कबाब, नो लखनऊ गलावटी, नो रामपुर के बिरयानी, नथिंग। सो द गवर्नमेंट, बंगाल की फिश तो खाते हैं, वो जाके खाते हैं इलेक्शन के वक्त, अब बाद में क्या खाते हैं मुझे नहीं मालूम। कहने का मतलब ये है, जब तक अ सर्टेन लेडी वाज सेइंग आई एम प्योर वेजिटेरियन, इट वाज इन द पर्सनल डोमेन। वी हैड मीम्स, वी हैड सोशल मीडिया मेकिंग फन ऑफ हर, दैट वाज इन द पर्सनल डोमेन। Here I'm not talking of an individual saying she is a pure vegetarian, you know. Here we have a state telling us what is good. ये A दुकान बंद state कर दो। is linking vegetarianism with nationalism. I find that problematic. If I'm a non-vegetarian, I'm no less nationalistic than, and why do I need to wear my nationalism on my sleeve and demonstrate it to everybody? The other thing, MP, again, double engine growth. Anganwadis are being told to not have egg on their menu. We'd rather have a generation of malnourished kids than kids who are, you know, following a certain kind of dharma. नहीं, मैं आपसे एक सवाल थोड़े अलग तरीके से पूछना चाहता हूँ। आपने कहा ना कि रीजनल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए।
अभी आप रीजनल पार्टीज का इतिहास देखो, इतिहास की जो बुनियाद है वो एंटी कांग्रेसिज्म है। हाँ, ब्रेकअवे ग्रुप्स भी हैं और नहीं, वो एंटी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, ये बुनियाद एंटी कांग्रेसिज्म है। तो इकट्ठा कैसे हो गए? क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेस, रीजनल पार्टीज की वजह से कांग्रेस कई प्रदेशों में खत्म हो गई। अब उन्हीं प्रदेशों में बीजेपी उनको खत्म कर रही है। सो आई थिंक देयर इज ये तो रियलिटी है ना। तो उसका क्या सुझाव है, मैं आपसे पूछना। एक लार्जर गुड, मुझे तो वही एक समझ में आता है जो कि एक्चुअली आइडियलिस्टिक नहीं है, जो कि एक्चुअली बहुत प्रैग्मेटिक है। एक लार्जर जैसे गुड, पुरुषोत्तम जी ने जी कहा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं अगर इजाज़त हो दूँ, एक तो जो इन्होंने बात कही वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, वो केवल वेजिटेरियनिज्म का सवाल नहीं है। बहुत साफ तौर से देखें, इरेजर ऑफ मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू द कल्चर ऑफ दिस सोसाइटी, एज सिंपल एज दैट। उसमें चीज़ वो है, और चीज़ें भी आएंगी धीरे धीरे। अब यानी इससे ज़्यादा रेडिकुलस कुछ, बाय द वे आई एम वेजिटेरियन, लेकिन इससे ज़्यादा रेडिकुलस कुछ नहीं हो सकता कि आप लखनऊ के खाने की बात करें, सिग्नेचर खाने की, और उसमें कबाब ना हो। सही बात। आप कहीं के भी खाने की बात करें, हिंदुस्तान, आयरनी ये है कि हिंदुस्तान में कुछ आंकड़ों के मुताबिक लगभग 70% हिंदू नॉन वेजिटेरियंस हैं। छोड़ मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर कास्ट्स, एवरीबडी ईट्स नॉन वेज। सही बात। मैं इस डिबेट में नहीं जाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन ये बात केवल वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म की नहीं है, और केवल नेशनलिज्म की भी नहीं है। ये वही चीज़ है, इरेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कल्चरल मेमोरी, एज सिंपल एज दैट। दूसरी जो बात आपने कही सिवल साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर ये मानते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है, आप अन्ना आंदोलन याद कीजिए। इंसिडेंटली आप लोगों की सरकार ने उसको बहुत ही बुरी तरह से हैंडल जी किया, हाँ। ये एक अलग मसला है, बहुत ही बुरी तरह से, और वरना ये सब शायद इतनी मुसीबत ना होती। खैर एनीवे, लेकिन जब आप ये मानते हैं कि सारी समस्या केवल कांग्रेस है, सारी समस्या करप्शन के आरोप हैं, जब आपको फासिज्म का इमिनेंट खतरा दिखता ही नहीं है, फासिज्म ना कहिए, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, वो सब ना कहिए, लेकिन जो घनघोर एक्सक्लूशनिस्ट पॉलिटिक्स है, और चीज़ों पर आप एकेडमिक लोग डिबेट करते रह सकते हैं कि ये कैटेगरी लागू होती है नहीं होती है, लेकिन एक्सक्लूजन तो दिखता है, जिसका एक उदाहरण हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। उस तरह की एक्सक्लूशनिस्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा खतरनाक आप सो कॉल्ड करप्शन को मानते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज दिख जाती है। सही बात। और यहाँ वो मेरी समस्या जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रीजनल फोर्सेस ताकतवरों, मुझे कोई एतराज नहीं है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है? कास्ट की पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी किसी भी तरह की, रिलीजन आइडेंटिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, जेंडर पॉलिटिक्स, सब ठीक है, सबका मतलब एक स्पेस से होना चाहिए, बट व्हाट इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव? वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका क्या है? वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है, या इस तरह का नेशनलिज्म है, या एक तरह की एनार्की? जब तक तो हो ही रही है, देख लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जब तक आप इस मामले में क्लियर नहीं है रक्षंदा जी, रीजनल फोर्सेस, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ताकतवर होना कोई बहुत मतलब जरूरी तौर से अच्छा डेवलपमेंट होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, साफ तौर से मुझे नहीं मृदुला जी। ये मैं ये कहना चाह रही थी कि पुरुषोत्तम, आपने पहले भी कहा कि वो ऑल्टरनेटिव विजन नहीं है। मैं मानती हूँ कि इस वक्त हमें ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, अपने एक पॉलिटिक्स में कम से कम रिफ्लेक्ट नहीं करती। वही मेरा मतलब है। कभी कभी वही करती मतलब है। जब मुझे लगता है जब राहुल गांधी ने यात्रा बिल्कुल, करी, absolutely। तो जरूर वही जो विजन था आइडिया ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का, वही लेके चले। वो ठीक। जो उन्होंने हारमनी की बातें करी, जो मोहब्बत की बात करी, जो लोगों के इश्यूज की बात करी, जगह जगह जाके वर्कर, किसान, वीवर, जिस तरह से फिशर फोक, सबके साथ जाके मिले, तो एक मतलब एक तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये विजन मेरा है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि विजन तो हमारे पास है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने, और हमारे उसके बाद के भी 50 साल के कम से कम जो हमारी डेमोक्रेसी का एक्चुअल वर्किंग है, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होने के बावजूद वो विजन जिंदा रहा। नहीं, उसको मैं मान रही हूँ आपकी बात। और मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग अगर हम इमरजेंसी वाला पीरियड लें, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लिप एक तरह से आप कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका अगर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान के लोगों ने डेमोक्रेसी को जब दबाया गया,
तो उन्होंने रिजेक्ट किया उसको। तो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी, और फिर मुझे लगता है कि 51 से लेके अब तक जो एक्चुअल प्रैक्टिस है कि लोगों को आदत है वोट करने की, एक ये भी एक हैबिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल है। तो आप उनका हक छीन रहे हैं, तो ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा। बात मैं मान रही हूँ आपकी, इशू यहाँ पे ये है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का बेसिक इशू है। और वहाँ पे आप बिल्कुल ठीक आपने कहा रक्षाना को कि बेसिक एंटी कांग्रेसिज्म उनका वो रहा है। कांग्रेस की अपने प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बिग ब्रदर एटीट्यूड भी रहता है उनका, किसी कोalition में कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, और जो बड़ी पार्टी वो कोई और भी हो, और जो रीजनल पार्टीज हैं और छोटी पार्टीज हैं, सबको अपने अपने जो प्रेजुडिसेस हैं, आप हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, पूर्वग्रह जो है वो छोड़ के साथ आना पड़ेगा। और उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो विजन चाहिए कॉमन जो कि दे हैव टू, बट एक दूसरी चीज मुझे लगता है कि सबको रियलिटी देखनी पड़ेगी कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। मुझे लगता है कि अभी जैसे आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एलाई कर रहे हैं इनके साथ, और इधर आपके जेडीयू वाले कर रहे हैं। ये दोनों अगर छोड़ दे तो कल को सरकार ही गिर जाएगी सेंटर पे। नहीं, वो जेडीयू को ले लेंगे अब। नहीं, मैं वो बात नहीं है, मैं कह रही हूँ अगर ये नहीं, वो ले ही नहीं सकते। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मैं कंसेप्चुअली बात कर रही हूँ, वो नहीं कर रहे कि वो उनकी वीकनेस है और दे आर पेइंग द कॉस्ट। मैं कुछ पॉइंट और कर रही हूँ कि हर एक को देखना चाहिए कि जो ममता के साथ हुआ है, जो स्टालिन के साथ हुआ है, जो नीतीश के साथ हुआ है, ये हमारा फ्यूचर ये है अगर हम नहीं संभलेंगे और टाइम पे हम नहीं तो वो कहते हैं ना, वो है वो एक वो बहुत ग्राफिक मैनर में दिखाया था मेरे ख्याल शतरंज के खिलाड़ी में, कि कैसे अंग्रेजों ने एक एक स्टेट को डिवाइड करके फिर पूरे प्रिंसली स्टेट्स को एक एक करके कॉन्कर करते रहे। तो ये मतलब अगर डेंजर को भी समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा इससे अलग, बट मैं दो बातें बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो आपने वोट हैबिट की बात कही, RSS learns its lessons very fast and very deeply. Let us give them this credit. मैंने 11 साल पहले जब इमरजेंसी के 50 साल को लेकर बातचीत मीडिया में हो रही थी, तो एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था टेलीविजन पर कि मोदी जी या वर्तमान सरकार इमरजेंसी लगाए बिना इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर देगी। तो वहाँ जो मौजूद थे एंकर समेत वो सब चिल्लाने लगे थे मुझ पर। क्या आज ये स्थिति नहीं है? आप जैसे इमरजेंसी में लोग पब्लिक में पॉलिटिक्स डिस्कस करने से बचते थे, मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूं कि आज एग्जैक्टली वही स्थिति है। पब्लिक में लोग पॉलिटिक्स, खास करके अगर उनकी पॉलिटिक्स क्रिटिकल ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो उसको क्लियरली आर्टिकुलेट करने से बचते हैं, क्योंकि गाली गलौज हो सकती है, मारपीट तक हो सकती है। असल में जो सबसे बड़ी चीज़ है और जो इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है, आप देखें कि किसी भी अथॉरिटेरियन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होता है कि समाज में एक लगातार गुस्से का और इनसिक्योरिटी का माहौल बना रहे। They have succeeded with the active help of media, creating an environment of insecurity and fear and aggression. जब आपको ये लगता है कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हम इस देश में मतलब हिंदुओं की बहुत बेइंसाफी हो रही है हिंदुओं के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके चलते ये होता है कि वो एग्रेशन। अब जैसे हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल में जो लोगों के अपने रियल परसेप्शंस हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट एंड लेट अस नॉट इग्नोर दिस कि बंगाल में गवर्नेंस कोई मॉडल गवर्नेंस नहीं था। उस असंतोष को बीजेपी ने एक खास तरह से चैनलाइज किया, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से चैनलाइज किया। हर जगह वो इसी तरह करते हैं और सफल होते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक आप सही कह रही हैं कि वो थ्योरेटिकली मौजूद है और कभी कभी उसकी कौंधें आ जाती हैं, यात्रा में आ गई या कहीं और आ गई, लेकिन वो एक जब तक कंसिस्टेंट सस्टेन्ड बेस ऑफ योर पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग ऑफ एवरीडे पॉलिटिक्स नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, आपने कहा कि हमारे पास विजन तो है। अब विजन का मतलब क्या है? विजन का पालन भी तो आपको करना चाहिए ना। एग्जैक्टली आपके पास विजन तो है, लेकिन आप प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में करते क्या हो? एग्जैक्टली वो विजन के कहीं दूर है। तो जब लोग आपको देखते हैं, वो कहते हैं कहते तो ये कुछ हैं, वो करते कुछ और हैं। कुछ है। तो विजन से काम केवल नहीं चलता,
उस विजन को आपको अपने असूलों में दायर करना पड़ेगा। तो है ही। हाँ, प्रैक्टिस में लाना होगा। वो प्रैक्टिस में लाना होगा, वो नहीं करते आप। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये इतना विशाल देश है, बिल्कुल 140 करोड़ लोगों का देश है। मैं समझता हूँ, और मैं दूसरी बात फॉर द पर्पसेस ऑफ द ऑपोजिशन कह रहा हूँ, ये देश कभी एक आइडियोलॉजी से चल ही नहीं सकता। ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और इतनी विभिन्न मतलब कि यहाँ सोच के लोग हैं कि एक दायरे में उनको आप ला ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑपोजिशन का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो लोग जो इनके संग नहीं हैं उनको पहले आप टारगेट करो और फिर इकट्ठा होकर देखो कि कैसे ये लड़ाई लड़ सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा। हाँ, जब से ये नहीं आप करोगे, उसमें देखो लाखों यहाँ वो आपके जो एनजीओज हैं, लाखों लोग एनजीओ जो इनके खिलाफ हैं, हमें मालूम ही नहीं कौन एनजीओज हैं। और ये फेडरल ढांचा जब अगर खत्म हो जाएगा तो इनका राज भी खत्म हो जाएगा। नहीं, आपने बिल्कुल मैं सही मानता कहा हूं। सिब्बल साहब कि ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ किसी तरह का एक, चाहे पॉलिटिकल किस्म का हो चाहे रिलीजियस किस्म का, मोनोथिज्म यहाँ की हवा के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल, ये पॉलीथिज्म का मुल्क है, यहाँ हजारों देवता हैं, लाखों देवता हैं, correct. और वो रहेंगे रहेंगे। पॉलिटिक्स में और जीवन के व्यवहार में भी। आप किसी चीज़ में एक चीज़ पसंद करते हैं, किसी में नहीं करते हैं, आप एक जुबान बोलते हैं दूसरी नहीं बोलते हैं, लेकिन इसके आधार पर अगर आप ये कहने लगे कि केवल हिंदी वाला नेशनलिस्ट है, केवल वेजिटेरियन नेशनलिस्ट है, वो नहीं चल सकता। इसीलिए तो मुझे Absolutely होप नहीं। दिखाई देता है। एक मोनोलिथिक ढांचा बनाया जा रहा है, उसके लिए, और वो कोशिश के लिए हर मुमकिन चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे बिल्कुल किया जा फैमिली रहा है। यूनिट भी को भी ये बताया जा रहा है कि एक ही सोच से ये मुल्क प्रोग्रेस कर सकता है। तो यानी अगर आपका कोई डिसेंट है, आपके डिफरेंसेस, हमने एंटी सीए में देखा कि कोई भी जरा सी भी सोच अलग रखेगा तो वो गद्दार कहलाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा। तो हमने नेशनलिज्म को डिसेंट से कर दिया है। आपसे बेहतर जुडिशरी कौन जानता है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी हैड अ मेजर नोट ऑफ डिसेंट? आई मीन डिसेंट ऐसी जो कि एक्चुअली पब्लिकली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो डिसेंट करता है वो महिलाएं ही हैं। जी and पुरुष America लोग dissent नहीं में करते। Ginsburg, Justice Ginsburg made a career out of writing notes of dissent, and she's still remembered and celebrated for that. So I think whether it is the judiciary, whether it is the public domain, whether it is the private domain, the idea of differences, what we're talking about is a country as gloriously multicultural as this should be celebrating these differences. Instead, we are being taught to be ashamed of differences. But who should send that message? ये एक सबसे एक बहुत बट important अगेन सर, इन अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, देखिए जो सारे आपके फ़र्क होते हैं, सारे डिफरेंसेस, डिसेंट्स, बट देयर इज अ नोशन ऑफ अ काइंड ऑफ होलिस्टिकनेस। जब आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो जज डिसेंट करता है, वो हर चीज़ पर डिसेंट नहीं करता। डिसेंट इज ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ऑन अ पर्टिकुलर वर्डिक्ट, बट देन इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो और बेंच पे बैठेगा तो पूरी बेंच के साथ एग्री करेगा, उसके किसी फैसले से दूसरा जज डिसेंट करेगा। तो जब तक वो सेंस ऑफ एक सिस्टम नहीं होगा, उसी को मैंने कहा मर्यादा और जो नॉर्म्स, जब तक आप You उनको are recapture नहीं paraphrasing करते, Nehru उनको verbatim. This is what Nehru says all the Exactly. time. There is नहीं, diversity and there is also there is something common. You know? बिकॉज Absolutely. नेहरू इस मुल्क को, समझते इसकी थे। समस्याओं को, इसकी पोटेंशियल्स को, इसके चैलेंजेस को बहुत गहराई से और बहुत दूर तक Exactly, समझते थे। दैट्स exactly, व्हाई exactly. आप सही कह रही हैं, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल। और कास्ट, मैं तो खैर और कुछ लोग नहीं भी कह रहे हूँ, होते। कास्ट में कुछ नहीं हूँ, कास्ट कांग्रेस वाले ये कह रहे होते और समझ रहे होते, नेहरू की पार्टी वाले ये कह और समझ रहे होते। Absolutely. So that's the whole point. लेकिन तो मैं तो ये जो इसीलिए- मैसेज, ये जो मैसेज है इस किस्म का जो आप कह रहे हैं, ये मैसेज कहाँ से जाना चाहिए? ये तो हम सबसे जाना चाहिए। हम सबसे जाना नहीं, चाहिए। नहीं नहीं, अब मेरा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम सबसे तो जाएगा ही। हाँ, सही बात है। लेकिन जो जो जहाँ से मैसेज जाना चाहिए वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। I agree. सही कह रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, And the opposition also. ऑपोजिशन तो दैट इज पॉलिटिकल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स। Why it is political? Celebrating a difference, नहीं celebrating a difference नहीं, of मैं कुछ opinion. और कह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से जी बिल्कुल हाँ, सही of कह रहे course. हैं। ये कहे कि बुनियादी तौर पे You are ये absolutely देश ऐसे चलना चाहिए, हाँ, ऐसे नहीं कि भाई बाद में वोट दे देंगे। जैसे उन्होंने Exactly. That was egregious. जो आप कह रहे हैं ना कि ऑप्टिमिज्म वगैरह, तो
तो ऐसे कभी कभी ऑप्टिमिज्म के मोमेंट्स में मुझे लगता है कि शायद मैंने सपना देखा था। ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा कहा ये है तो कुछ भी नहीं है। कि 27 अब लाख देखो लोगों के बाद में देखा आप जाएगा। उमर खालिद को 5-5 साल आप जेल रखे हो, किस लिए भैया? कोई पता ही नहीं है क्या है उसका। सोनम अरे मांग भाई, चुके आप पिटिशन, 6-8 महीने आप उसको लटकाए जा रहे हो, तो क्या मैसेज जाता उसने अपराध किया है तो सजा है? आप के क्या मैसेज जाता है कि भैया आप इसको अंदर रखो, कोई बात नहीं, कोर्ट कुछ नहीं करने वाला। तो अगर ये मैसेज नहीं जाएगा बहुत सही कह रहे हैं। तो फिर जो ऑपोजिशन की बात करेंगे वो कैसे उसको कैसे बात करेंगे? बिल्कुल ठीक बात। ये एक बहुत भारी सवाल उठता है। तो यहाँ एक अच्छा दूसरा मुझे याद है, शेषन साहब को एक किसी पत्रकार ने पूछा, मुझे याद नहीं वो कौन था, पर उसने पूछा कि भाई आप कैसे चलाते हो? सर मैं कोई सरकार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी भारत का हूँ। इलेक्शन कमिश्नर। मैं तो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, ठीक है ना? तो कोर्ट तो भारत के लिए है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के लिए है, गवर्नर भारत के लिए है, ठीक है ना? यूपीएससी भारत के लिए है, तो यूनिवर्सिटीज भारत के लिए हैं। अब यूनिवर्सिटीज को आप बोलो ऐसे प्रोफेसर रखोगे, उनको एडक सैलरी दो, वो ये पढ़ाएंगे, ये किताबें पढ़ानी चाहिए, तो कौन से आइडिया ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे हो? और ये बात सुप्रीम कोर्ट से आनी चाहिए ठीक कह रहे हैं। जब उनके पास मुद्दे जाते हैं। यही दुआ करें कि कभी आए। हम तो कोशिश करते हैं, रोज की रोज कोशिश करते हैं, कब हम कभी कभार तो दुआ करें कि आपकी कोशिश कामयाब हो। निराश होकर वापस आ जाते हैं। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, तो जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू बहुत जल्दी में थे, तो हर चीज में जल्दी में रहते थे और उनको तो याद था कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिए ताकि लेजिटिमाइज हो। ही डिड नॉट वांट टू रन अ गवर्नमेंट व्हिच हैड नॉट हैड अ ओपन इलेक्शन। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप तो बहुत देर लगा रहे हो, ये सारा प्रोसीजर। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हमारा प्रोसीजर जो है वो हमारा बिल्कुल प्रोसीजर सही है, है। बिल्कुल। जब हम समझेंगे कि हमने ठीक तरह से तब आपसे कहेंगे। पर यहाँ वी हैव रीच्ड एवरी पर्सन, पर मित्रा जी यहाँ तो बुलडोजर पॉलिटिक्स है। वही तो लुक एट द यहाँ तो डिफरेंस। ग्राउंड पे भी बुलडोजर पॉलिटिक्स, मानसिक बुलडोजर पॉलिटिक्स, हर तरफ से बुलडोजर पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली। और जब से आप अब देश की जनता को भी उजागर होना चाहिए ना कि हमारे साथ होगा क्या। इस समय मुसलमानों के खिलाफ, कल क्रिश्चियंस कई के बार ये खिलाफ, होता है सर, फिर किसी और के खिलाफ, फिर किसी और के खिलाफ। कई बार ये होता है, देखिए वो कहते हैं कि बाद मरने के मेरे उनका पैगाम आया तो क्या आया। तो कई बार मुझे लगता है कि इस मुल्क का वही होने वाला है कि बाद मरने के मेरे उनका पैगाम आया तो क्या आया। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, इंटेलिजेंसिया, पॉलिटिकल पार्टीज, अब अगर सोते रहे तो अब बहुत गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा चुनाव जीत लिया, कौन सा हार गए, लेकिन ये जो चीज़ें कॉमन सेंस बनती जा रही हैं, ये जो चीज़ें नॉर्मलाइज बनती जा रही हैं, इस चीज़ को लेकर कोई बेचैन नहीं होता, साधारण आदमी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि 27 लाख लोगों के क्लेम आप मान रहे हैं कि उनमें दम हो सकता है। मैं आपकी बात पे बात कर रहा हूँ। मैं 90 लाख, कोई परेशान नहीं मैं होता। 90 I लाख, don't agree। मैं 90 लाखों को छोड़ता हूँ। नहीं छोड़िए, नहीं, बाकी जो सत- अपील में है वही मैं कह रहा हूँ कि उन 27 लाख लोगों के क्लेम आपको लग रहा है कि दम हो सकता है। आप ये कहने की बजाय कि जब तक ये क्लेम नहीं सेटल हो जाते चुनाव नहीं हो सकता, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ये लोग अगले साल का अगले मतलब बार। 5 वर्ष बाद वोट दे लें, तो और इस पर कोई आउटरीच नहीं है। दिस भाई, सोच के हाउ से BLO वोट नहीं कर पा रहे थे। सिलेक्टिव। हाँ, ये choose what we want to be outraged कितनी about. हमारी डेमोक्रेसी की सेहत कितनी खराब है, ये इस एक उदाहरण से स्पष्ट होता है। सही बात है, लेकिन फिर भी हमें होप है नहीं वो तो है ही। हाँ, कि ये देश बरकरार देखिए ये रहेगा, आउटरेज जो है लोकतंत्र ना, बरकरार देखिए रहेगा। एज ए हिस्टोरियन मैं कहूँ, ये आउटरेज जो है ना वो कभी इमीडिएटली नहीं दिखाई देता। Immediately दिखाई एक बिल्ड इट सोसाइटी में एक डिस्कंटेंट लेकिन बिल्ड अप अच्छा, होता है। उम्मीद करें। कब वो इरप्ट करेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस डेट को होगी, आप पहले से प्लान करके मैम, कोई भी नहीं देखिए, कर सकता, मैम, ऐसा पर है। एक सोसाइटी पे बिल्डअप होता है, उसको जब हो रहा मौका है, मैं मिलता है आपको सच बात बताऊं, वो हो भी रहा है। हो भी रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी इंदिरा खबर है। गांधी ने जब That's a good इलेक्शन news। डिक्लेयर मेरा किया मानना तो है क्योंकि आउटरेज हम सामने तो निकला। युवाओं से बात करते हैं, हो भी रहा है। हो That's भी a रहा good है। news। क्योंकि इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और शिक्षा का में कोई सुधार नहीं आया। तो लोग मतलब कि एक करोड़ 20 लाख लोग, युवा लोग तो सोसाइटी में रोज आते हैं, देखिए सर, हर साल आते हैं। मेरा कहना यह है कि हम लोग इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि अपने अपने असेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म even in the worst conditions is a moral responsibility. That's correct. So to that extent I am optimist. But my sense of practical understanding of politics
इज रादर I am- डिफरेंट। मैं देखिए क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं और आप कर रही हैं आउटरीच की, और ये सब बन रहा है, आपने सही कहा कि आउटरीच धीरे धीरे बनता है। पॉलिटिक्स में एक मोमेंट होता है जबकि उस आउटरीच का आप एक पॉलिटिकल इस्तेमाल करें, सीज करना है वो मोमेंट आप बार बार लूज करते ट्विटर कर देते हैं। हैं, वो मोमेंट आप बार बार लूज करते हैं। आप एक आउटरीच बनता है, एक आउटरीच के सामने आप झुक जाते हैं, एक आप पूरे के पूरे पॉलिटिकल माहौल को, एक यात्रा निकली, उसका एक माहौल बना, लोगों को लगा कि हाँ हेयर इज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिससे हमें जुड़ना चाहिए। कहाँ गई वो पॉलिटिक्स? दुकान बंद है आजकल। देखिए तो ये दिक्कत हो जाती है। I am not too optimistic about political parties, but I am optimistic about the people of India. वेल ओके, On सर that आप note, इजाजत दें तो एक मैं शेर पढ़ के बात दिए। को खत्म करूं। Please, ये please। सरशार सैलानी थे एक साहब, 1969 में उनका देहांत हो गया था, तो सोचिए उससे पहले उन्होंने ये बात लिखी थी, लेकिन आज बहुत मायने रखती जी है। हाँ। उनका लंबी गजल है, उसका एक शेर है, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। इट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कलर्स एंड फ्लावर्स, द साउंड्स दैट मेक अ गार्डन। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो इस वक्त तो हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, और हमसे कोई एक रिलीजन या एक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो कोई भी लोग जो तुमसे अलग सोच रख रहे हैं वो तो है ही नहीं। दे आर एक्सक्लूडेड। Excluded, disenfranchised actually. that is true, that is true. But वक्त आएगा। I think the long history, civilizational history of this Correct. country is against the present trend. That's And that will assert itself. Sure. But as Gandhiji said, one day the tyrant will go. Issue is how much damage they would have माफ caused in the कीजिएगा, meantime. मैं आई डोंट वांट टू साउंड दिस थिंग, लेकिन हाँ, तो अच्छे मूड ऐसे में नहीं हो। मुझे मनमोहन सिंह याद आते हैं, ऐसे मोमेंट में मुझे मनमोहन सिंह याद आते हैं। अच्छा। इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। But in the short run, we are alive. Thank you. Thank you.